गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है सर। काफ़ी दिनों बाद में हम इस चैप्टर पे वापस आ रहे हैं, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सबके हाल चाल बढ़िया हैं। हम लोगों ने जो पढ़ लिया था वो कुछ ऐसा था सर कि करंट के वो टॉपिक्स हमने पढ़े थे जो 10th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, जो कॉमन थे, है ना। अब हम आ रहे हैं हमारी 12th क्लास में। अब 12th क्लास में जो स्पेसिफिकली ऐड हुए हैं या हमें करंट को जितने ब्रॉड पढ़ना है उस चीज़ों की बात हम करेंगे। क्लियर है सर। तो पेन कॉपी निकाल लें, अभी के लिए पेन कॉपी बंद करके साइड में रख दें, तब तक मैं ना कहूँ नोट करने के लिए पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए। ध्यान सबका बोर्ड पर होना चाहिए और कान, आपके जो कान है वो मेरी आवाज़ पर होने चाहिए। क्लियर है सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमने पढ़ा था सर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR पढ़ा था सर। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ को दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ में मुझे एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी सर, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, डिनोट करते हैं J से। करंट डेंसिटी डिनोट करते हैं J से, ठीक है, कैपिटल J से। करंट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब तो आप समझते हैं पर यूनिट की बात होनी है। जैसे अगर नॉर्मल डेंसिटी की बात करूं तो हम लोग बोलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आता है m/v, वो होता है हमारा डेंसिटी, है ना। नॉर्मल डेंसिटी की बात करें, यहाँ पे करंट की डेंसिटी की बात हो रही है। अब करंट जो फ्लो करती है यार वो पूरे वॉल्यूम में नहीं करती, करंट फ्लो करती है एरिया के अकॉर्डिंग। नहीं है बात समझ में। देखो जरा, मान लो ये वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है। अब इस वायर में करंट फ्लो कर रही है सर ऐसे आई, ठीक है। तो बच्चों ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस पूरे एरिया में से करंट फ्लो कर रही है कितनी, आई। बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो एरिया है, इस एरिया में से निकलने वाली करंट कितनी है, आई। इस एरिया में पास होने वाली करंट कितनी है, आई, ठीक है। तो बच्चों अब एरिया के अकॉर्डिंग करंट का फ्लो हो रहा है, समझो चीज को। इस वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रही, एक्चुअली में बातों पे मत जाना, कर रही है, लेकिन फील लो टॉपिक का मैं क्या समझा रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सर कि अगर ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो करंट इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास कर रही है ना। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर कहीं घूम रही हो कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रही है करंट, इतना कि यहां से पास होगी। अगर इसको ज्यादा जगह मिलती तो ज्यादा करंट पास होती, और ज्यादा जगह मिलती तो और ज्यादा करंट पास होती। तो इससे मतलब नहीं है कि उस वायर का वॉल्यूम कितना है, मतलब इससे कि उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। बात समझ में आ रही है ना सर, है ना। तो करंट कहीं ना कहीं पास करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना। मान लो बच्चों इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल A, ठीक है। तो इस वायर में जो करंट डेंसिटी लिखूंगा J, वो होगी I/A। करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या डेफिनेशन बनेगी सर इसकी, करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट इन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर is called current density in that wire. Current density in that wire, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। यूनिट की बात करें करंट डेंसिटी की तो सर I अपॉन में A, I करंट है और A एरिया है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करोगे तो सर एम्पियर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको कैपिटल A से लिखा जाता है। मीटर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको L से लिखा जाता है। मास नहीं आ रहा 0, L आ रहा है, बटे में स्क्वायर है मतलब -2, टाइम नहीं आ रहा 0, A आ रहा है तो A1। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आ गई है पक्का। चलिए जल्दी से डेफिनेशन को नोट कर लें, फिर हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ पे। जल्दी से इस चीज को नोट कर ले सर। नोट कर लिया बेटाए, देखें करंट डेंसिटी समझ गए ना। करंट इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या बोलते
देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है। सिंस वी नो दैट ओम्स लॉ इज, क्या है ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर। ये है ना ओम्स लॉ, है ना? क्वेश्चन 1 एंड resistance of wire is given by तो सर V इक्वल्स टू आई आर है। R को कैसे लिखते हैं हम? रॉ L अपॉन में A लिखते हैं क्या? बोलो, लिखते हैं ना? इसको इधर ले आओ सर, R की वैल्यू 1 में रख दो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या बनेगा सर? V इक्वल्स टू आई इंटू रॉ इंटू एल अपॉन में ए। ये बनेगा क्या सर? देखो जरा, इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ इक्वेशन को। एल को तो इधर इसके नीचे ला रहा हूँ, एल को इधर ला रहा हूँ। वी अपॉन में एल इक्वल्स टू ए को आई के नीचे ले आया और रॉ। ठीक है क्या? यहाँ तक की बात समझ में आई? सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ग्रेडेशन पढ़ा था। E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एल होता है, पढ़ा था क्या? माइनस साइन ये बताता है कि पोटेंशियल इधर घट रहा होगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो माइनस साइन तो डायरेक्शन को बता रहे थे, ई मैग्नीट्यूड छोड़ो, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डीवी बाई डीएल बोल सकते हैं ना, पढ़ा था ना, है ना? तो ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीएल होता है। माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, इसीलिए मैंने माइनस को हटा दिया क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ई इक्वल्स टू डीवी बाई डीएल बोल सकता हूँ। डीवी क्या होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस। डीएल क्या होता है? डीएल लेंथ में, है ना? अगर एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, यार एल लेंथ का वायर है मेरे पास, ये लो, ये एल लेंथ का वायर है और इस वायर को आपने किसी बैटरी से जोड़ा है, तो इस वायर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है वही तो यहाँ आएगा, प्लस माइनस वी, है ना? तो एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। ठीक है, तो एल लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी हो तो ई इक्वल्स टू वी अपॉन में एल लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या आता है? चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ क्या आता है? कितनी लेंथ की बात हो रही है? यहाँ पर डीवी क्यों आया? क्योंकि डीएल लेंथ की बात हो रही है। छोटी सी लेंथ के लिए छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो डीवी बाई डीएल लिखा। सर एल लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी, तो वी बाई एल लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वी बाई एल को मैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ जो उस वायर के अंदर है। बात समझ में आई क्या? बोलो, क्लियर है ना बात? नहीं समझ में आएंगे तो दोबारा से सुन लेना जो भी कहानी मैंने यहाँ बोली है। क्लियर है ना सर? अच्छा, तो बच्चों वी बाई एल को तो मैं लिख सकता हूँ ये सिंस V बाई एल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन द वायर। ठीक है, एंड I अपॉन में A, ये तो अभी भी पढ़ा है हमने, क्या होती है? J। J क्या होता है? करंट डेंसिटी इन वायर, है ना सर? ये चीजें तो पढ़ी है ना? अब इन चीजों को यहाँ पे डिनोट करें तो ये क्या बन जाएगी सर? सो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू J रॉ। सर ध्यान से सुन रहे हैं सर, मैं J इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 1 अपॉन में रॉ इनटू E। सर रॉ क्या था? रॉ क्या था? रेजिस्टिविटी, है ना? रेजिस्टिविटी कि कोई वायर कितना रेजिस्टेंस जनरेट कर सकता है करंट के पाथ में, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 अपॉन में रॉ क्या होगा? 1 अपॉन में रॉ, रॉ का उल्टा हो गया भाई। अगर एक रेजिस्टिविटी है कि वो कितना कैपेसिटी है उसकी रेजिस्टेंस बनाने की, तो अब क्या हो जाएगा कि कितना कैपेसिटी है उसका रेजिस्टेंस कम से कम रखने की, उल्टा हो जाएगा ना। 1 अपॉन में रॉ तो रॉ का उल्टा है भाई। रॉ को आप जितना ज्यादा करोगे 1 अपॉन में रॉ उतना ही कम हो जाएगा। मान लो आप रॉ को 1 रखते हो तो 1 अपॉन में रॉ 1 आएगा। अगर आप मान लो रॉ को बढ़ा करके 1000 कर देते हो तो 1 अपॉन में रॉ तो 1 अपॉन में 1000 आएगा ना, 0.001, है ना? तो रॉ को आप जितना बढ़ाओगे 1 अपॉन में रॉ उतना ही घट जाएगा। ठीक है, मतलब 1 अपॉन में रॉ, रॉ का उल्टा है। अगर एक रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना? तो 1 अपॉन में रॉ को बोलते हैं बच्चों कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, सिग्मा। हम लोग डिनोट करते हैं यहां से J इक्वल्स टू सिग्मा E, वेयर जो नई टर्म आई है सिग्मा, इसको बोलते हैं 1 अपॉन में रॉ। और 1 अपॉन में रॉ मतलब कंडक्टिविटी ऑफ वायर, कि करंट को कंडक्ट होने देने की कैपेसिटी, कि
करंट कितनी आसानी से फ्लो कर पा रहा है उस चीज को कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। J इक्वल्स टू सिग्मा ई। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं सर स्टार, और ध्यान रखना है दिस इक्वेशन स्टार इज शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ। बात समझ गए क्या? आप ओम्स लॉ को V इक्वल्स टू IR भी बोल सकते हो और ओम्स लॉ को J इक्वल्स टू सिग्मा E भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि ओम्स लॉ क्या है तो आप लिख के आओगे V इक्वल्स टू IR, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ की सेकंड फॉर्म बताओ तो J इक्वल्स टू सिग्मा E। आपसे पूछा जाए कि डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ तो आप ये पूरा डेरिवेशन करोगे। आपसे पूछा जाए कि प्रूव करो J इक्वल्स टू सिग्मा E तो आप ये पूरा डेरिवेशन करोगे। बात समझ में आ गई क्या? बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सर ये। क्लियर हो गई बात? पक्की बात है क्या? चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई होंगी वो वीडियो को पॉज करके नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें सर। अरे अब जल्दी से, हाँ जी सर नोट किया बेटा, ठीक है। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया सर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत आसान, जिसको बोलते हैं आसान है अगर अच्छे से समझ लोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिनोट करेंगे सर हम VD से, इसको डिनोट करेंगे VD से, ठीक है। चलिए सर देखिए ध्यान से, कुछ लाइन लिख रहा हूँ उस लाइन को पढ़ना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, in the absence of external electric field, free electrons of any wire always move in random directions in a manner so their average velocity gives 0 as result। देखिए सर क्या लिखा है मैंने, पढ़े एक बार जरा। लिखा है मैंने कि जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, मतलब कोई वायर है, उस वायर को आपने किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है ना, बैटरी से कनेक्ट करोगे तो J इक्वल्स टू सिग्मा E के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। तो आपने किसी वायर को किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, आपने वायर लिया और ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो बच्चों उस टाइम जब आपने उसको नॉर्मली रखा तो उस वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे नहीं है कि एक जगह रुके हुए, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई यहाँ से वहाँ, कोई यहाँ से वहाँ, कोई वहाँ से यहाँ, कोई वहाँ से वहाँ, ठीक है। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों रैंडम मोशन में है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से रैंडम मोशन में है कि अगर मैं उन सबका एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो 0 है। एवरेज वेलोसिटी निकालो, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज वेलोसिटी, नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी में मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मतलब है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं उन सबका एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। बात समझो, एवरेज वेलोसिटी क्या आता है? 0। कि मैं सबका एवरेज वेलोसिटी जोड़ा मैंने ui वेक्टर, तो वो आएगा 0, ठीक है। कब i = 1 से n। मान लो कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है। मान लो कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n है, ठीक है। तो i = 1 to n ui वेक्टर = 0 कि सभी वेलोसिटीज को u क्यों लिख रहा हूं? इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ठीक है। u क्यों लिख रहा हूं? इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है तब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, तो सर ui मुझे मिला 0,
कि आप सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो यार आपके पास में ऐसी एक वायर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है यार, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे इधर जा रहा है, तो इन सब में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो उस टाइम पे उधर आ रहा होगा, उल्टा आ रहा होगा इसका, है ना, तो इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी जीरो हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। ऐसे अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी रहा होगा जो इधर आ रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गए। मान लो बच्चों ये इधर जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी जीरो हो गए, है ना। तो सभी की एवरेज वेलोसिटी, सभी का जो नेट करोगे आप सम करोगे वो सम आएगा जीरो। बात समझ में आ रही है, वो सम आएगा जीरो, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये सम है, समेशन का मतलब होता है ऐड करना। आप सबकी वेलोसिटी u1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की, भाई इसका मतलब क्या होता है, i=1 रखो, i=2 रखो, i=3 रखो, है ना। तो u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस u4 वेक्टर कहां तक, n तक। ये तो आपने 10th में पढ़ा है ना समेशन का मतलब, तो ठीक है। अब बच्चों u1 u2 u3 u4 इन सब को जोड़ा, मतलब आप सभी इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी को जोड़ दो तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। एवरेज कैसे निकलेगा बच्चों, एवरेज कैसे निकलेगा, अब यार ये तो क्या है, ये आया है समेशन, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल करो अपॉन में टोटल नंबर्स कितने हैं, सम अपॉन में टोटल नंबर्स, है ना। सम तो ये अगर मैं दोनों तरफ n से डिवाइड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी जीरो आएगा, बोलो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इधर जीरो को n से डिवाइड करोगे तो जीरो, इधर n से डिवाइड करोगे तो ये एवरेज क्वांटिटी बन जाएगी। ये तो हो गया सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स, ये तो सम हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो एवरेज आ जाएगा पर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, बाकी बात है। अच्छा अब ध्यान दें, अब बच्चों क्या हुआ, अब क्या हुआ कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखो अब तक तो क्या हो रहा है, मान लो ये वायर था, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा था कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। ये तो कौन सा पाथ है, जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लैक कलर वाला पाथ किसको शो कर रहा है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने वायर को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। जब आप इसको कनेक्ट करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब जो ब्लू वाला बार बनाऊंगा वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब क्या किया बच्चों, मैंने इस वायर को उठा करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इसके अंदर। मान लो यार इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इधर, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इधर, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है नेगेटिव चार्ज पर फोर्स उसके अपोजिट लगता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लेफ्ट में माना है तो फोर्स जो लगेगा वो राइट में लगेगा। बात समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन राइट में शिफ्ट हो, है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है ना बच्चों वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, अब ये जो ब्लू मार्क से मैंने पाथ बनाया है ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन नेट पहले यहाँ से यहाँ तक जीरो दे रहा था, है ना, नेट पहले एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज वेलोसिटी जीरो दे रहा था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर खिसक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरा पाथ किधर खिसक गया, राइट साइड में, मतलब सारे पाथ में जितना भी काम हुआ उसमें नेट डिस्प्लेसमेंट आपने किया, आपने कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट रखा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हुआ। बात समझ में आ रही, तो इस बार कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता, इस बार एवरेज वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या किया बच्चों मैंने, लेट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied to the wire,
force due to electric field on electron will be, फोर्स कितना होगा सर इलेक्ट्रॉन पर, E इंटू ई। सर फोर्स क्या होता है, क्यू ई, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ना, पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। F अपॉन में Q इक्वल्स टू कैपिटल E, Q को उधर ले जाओ तो F इक्वल्स टू क्यू ई होता है ना, F इक्वल्स टू क्यू ई, बात समझ में आ रही है ना। तो F इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू कितना होता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, स्मॉल e के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना हो गया, E E, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना हो गया, E E, है ना। वेक्टर में बात करोगे तो बच्चों F वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन होती है फोर्स की, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E इनटू E वेक्टर, क्लियर हो गई बात बच्चों। इस फोर्स के इफेक्ट में एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, एक्सेलरेशन क्या होता है सर, फोर्स अपॉन में मास, F इक्वल्स टू ma होता है ना, तो A इक्वल्स टू F अपॉन में m, तो फोर्स अपॉन में मास, तो F वेक्टर अपॉन में m, m किसका, इलेक्ट्रॉन का, F अपॉन में m, तो फाइनली A वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस E वेक्टर अपॉन में m e, तो माइनस E वेक्टर अपॉन में m e, A वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस E वेक्टर अपॉन में m e, ये बात समझ में आई क्या, E वेक्टर अपॉन में m e, मतलब इस बार इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, पहले नहीं था, पहले उसका एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा था क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा था, बात समझ में आ रही है, कोई इधर है तो कोई इधर भी है, कोई इधर है तो कोई इधर भी है ना। अब क्या हो रहा है यार कि A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E वेक्टर अपॉन में m e, मतलब A नेट एक्सेलरेशन है कुछ इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास जिसके पास एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेट होगा, वो एक्सेलरेट करेगा, है ना। कब तक एक्सेलरेट होगा, देखो जरा, मान लो यार ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इधर जा रहा है ऐसे, तो यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से इसने इनिशियल स्टार्ट किया, इस पॉइंट पर जाकर के टकराएगा, ये फाइनल है इसका, इस पॉइंट पर जाकर ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों इसकी वेलोसिटी थी ui, मान लो कोई भी i वाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी हो सकता है, दूसरा, चौथा, 10वां, 5वां, तो i वाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, i नंबर वाले की, ठीक है। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये तो इनिशियल पॉइंट हो गया, चलता गया यहाँ पर आकर के टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर आकर के फाइनल पॉइंट हो गया। मैं बात कर रहा हूँ उस व्यवहार की, उस बिहेवियर के इलेक्ट्रॉन की जब वो दो कॉलिजन्स कर रहा है, मान लो यहाँ पर वो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा कर इधर मुड़ा, तो एक तो यहाँ टकराया, एक कॉलिजन यहाँ हो गई, आगे चलता गया एक बार यहाँ टकराया तो दूसरी कॉलिजन यहाँ हो गई। मैं बात कर रहा हूँ दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच की टाइम की, मैं बात कर रहा हूँ कि दो लगातार टक्करों के बीच में जो चीज हो रही है उसकी, ठीक है बच्चों। वो टाइम तो उसके लिए मिला होगा ना, वो टाइम तो उसके लिए मिला होगा ना, वो टाइम तो उसके लिए मिला होगा ना, क्या मिला होगा सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ये जो टाइम उसे मिला, इस टाइम में उस पर फोर्स लग रहा है इतना, इस टाइम वो फ्री है, किसी से नहीं टकरा रहा, इस टाइम पर उस पर फोर्स लग रहा है E इंटू कैपिटल, ठीक है। और अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी है, तो वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुंचेगा तो एक फोर्स लग रहा है जिसके इफेक्ट में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और मान लो बच्चों यहाँ पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी हो गई vi, यहाँ पर थी ui और वहां पर पहुंचकर कितनी हो गई vi, बात समझ में आ रही है क्या। और यहाँ से यहाँ तक जो इसको टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक जो इसको टाइम लगता है वो है ti, बात समझ में आई, वो टाइम कितना लगा ti, टाइम कितना लगा ti, ठीक है। तो यहाँ पर चीजें क्या है सर, ui क्या है इनिशियल वेलोसिटी, vi क्या है फाइनल वेलोसिटी, ti क्या है टाइम टेकन, ti क्या है टाइम टेकन बाय ith इलेक्ट्रॉन in between two consecutive collisions, बात समझ में आई। लगातार टक्करों के बीच में कितना टाइम लिया वो है ti, i में इलेक्ट्रॉन ने दो लगातार टक्करों के बीच में कितना टाइम लिया ti, बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई एक्सेलरेशन की।
बोलो पक्की बात है क्या? चलिए तो वीडियो को पॉज करके एक बार ये थ्योरी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार ये थ्योरी नोट कर लो, जल्दी करो। हाँ जी सर, नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटाएं पक्का? अब देखो यार, ui आपके पास में कुछ है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, कितने टाइम के लिए चला टाइम है, कितना एक्सेलरेशन लगा वो भी है, एक्सेलरेशन है ना मेरे पास, है ना? तो एक्सेलरेशन भी है, u भी है, t भी है, v निकालनी है। यार मोशन की कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें चारों आते हो, u v a t है क्या? फर्स्ट इक्वेशन है तो सही है ना? तो फॉर ith इलेक्ट्रॉन, I नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है सर? v इक्वल्स टू u प्लस a t। क्या बोलूंगा सर मैं? vi वेक्टर इक्वल्स टू ui वेक्टर इनटू a इनटू ti। बात समझ में आ रही है भाई? i के इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो i की फाइनल वेलोसिटी, i की इनिशियल वेलोसिटी, a और ti i की ही टाइम। बात समझ में आ रही है ना? तो सर ये आ गया था vi ui प्लस a ti, ठीक है? देखो बच्चों ये तो आया आई वे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है? अब अगर मैं मान लो बच्चों एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी ये तो हर किसी का आई का आया है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस a t1 हो जाएगा। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन v2 वेक्टर इक्वल्स टू u2 वेक्टर प्लस a t2 है ना? फॉर थर्ड इलेक्ट्रॉन देखो सारी चीजें अपने आप बनेंगी, v3 वेक्टर इक्वल्स टू u3 वेक्टर प्लस a t3। यार एक्सेलरेशन सबके लिए सेम लिख रहा हूँ, a1 a2 a3 नहीं लिख रहा, क्यों? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? a इक्वल्स टू e अपॉन में m e। भाई ये तो सबके लिए सेम है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है सबके लिए वो सेम है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ये तो कांस्टेंट हो गया सबके लिए, है ना? तो इसलिए मैं a1 a2 a3 नहीं लिख रहा हूँ, a ही लिख रहा हूँ, ठीक है? सिमिलरली फॉर nth इलेक्ट्रॉन, n वे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो n नंबर वाले इलेक्ट्रॉन की लास्ट वाले की बात करेंगे तो vn वेक्टर इक्वल्स टू un वेक्टर प्लस a tn। बोलो है ना? इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 जोड़ दो, एड ऑल 4 इक्वेशंस। देखो क्या बनेगा भाई, लेफ्ट साइड जोड़ दो सबकी, लेफ्ट साइड जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 प्लस v4 प्लस vn वेक्टर इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 un वेक्टर, ये बनेगा प्लस a कॉमन अंदर आएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस en। ये बात समझ में आई सबको? भाई देखो जो दिया मैंने u1 u2 u3 ये सब जुड़ जाएंगे, a कॉमन आ जाएगा, t1 t2 t3 tn सब जुड़ जाएंगे, है ना? सर डिवाइड कर दे दोनों तरफ n से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय n। अब ध्यान से सुनना, v1 v को जोड़ रहा हूं मैं 1 से n तक, समेशन कर दो सीधे, शॉर्ट हो जाएगा फॉर्मूला, है ना? तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n vi वेक्टर, बोलो सर लिख सकता हूं क्या? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n vi वेक्टर लिख सकता हूं ना? इक्वल्स टू डिवाइड करना है n से तो डिवाइड करो n इक्वल्स टू सेम u के लिए हो रहा है तो ui i इक्वल्स टू 1 टू n, ये लिख सकता हूं अपॉन में n प्लस a तो कॉमन है ना? समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n ti अपॉन में n। बोलो सर सही है क्या ये कहानी? भाई ये तो v1 से vn तक ये जुड़ गया, समेशन हो गया, u1 से un तक ये समेशन हो गया, और t1 से tn तक ये समेशन हो गया, है ना? एंड सबके दोनों
n से मैंने दोनों तरफ डिवाइड ही किया, ठीक है सर। ये क्या बन गई, ये क्या बन, ये तो क्या थी, सबकी अलग अलग फाइनल वेलोसिटी, सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दिया तो एवरेज फाइनल वेलोसिटी आ गई क्या, सबको जोड़कर n से डिवाइड कर दिया तो क्या ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी आ गई क्या, एवरेज फाइनल वेलोसिटी है ना, एवरेज फाइनल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी इसी चीज को बोलते हैं बच्चा लोग वीडी, इसी चीज को बोलते हैं बच्चा लोग वीडी, क्या बोलते हैं वीडी, बात समझ में आ रही है क्या, इसी चीज को बोलते हैं वीडी, ठीक है। एक भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, एक भी वेक्टर ही लेके चल रहा हूं, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई, सबके लिए सेम है, ठीक है। वीडी, ये तो सर जीरो था क्या स्टार्टिंग से, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो जीरो था, स्टार्टिंग में ही लिखा था हमने कि रैंडम मोशन कर रहे हैं लेकिन कुछ इस तरीके से कि उनका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये तो जीरो था, है ना, ये तो जीरो। एक्सेलरेशन क्या है सर, माइनस ई वेक्टर अपॉन में एम ई, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। सर ये क्या है यार, पहले का टाइम t1, दूसरे का टाइम t2, तीसरे का टाइम t3, चौथे का टाइम t4, इन सबको जोड़ा तो टोटल टाइम आ गया, अपॉन में n कर दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कर दिया, है ना, तो ये कहीं ना कहीं टाइम का एवरेज है ना, कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है दो कॉलिजन्स के बीच में, आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करो तो एवरेज कितना टाइम ले रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच में, मान लो पहला ले रहा था 5, दूसरा ले रहा था 6, तीसरा ले रहा था 7, तो तीनों लगभग कितना टाइम ले रहे हैं, एवरेज टाइम कितना ले रहे हैं, तो सर तीनों को जोड़ो, 5 6 7 18 बटे में 3 कर दो 6, तो मतलब तीनों लगभग 6 के आसपास का टाइम ले रहे हैं लगातार कॉलिजन्स में, ये चीज, तो ये चीज क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू कॉलिजन्स, बात समझ में आ रही है, इसको लिख दिया मैंने टॉस, ठीक है। तो फाइनली वीडी वेक्टर इक्वल्स टू मिला मुझे माइनस ई टॉ कैपिटल ई अपॉन में एम ई, ई टॉ कैपिटल ई अपॉन में एम ई, ई टॉ कैपिटल ई अपॉन में एम ई, ये चीज समझ में आई क्या सबको, कहां से आई, तो फाइनल जो वेलोसिटी आया वो क्या आया, ई टॉ कैपिटल ई अपॉन में एम ई, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा सर आप ध्यान से सुनना, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होनी भी चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अपोजिट में है ना, फोर्स तो अपोजिट में है, ठीक है। अच्छा सर टॉ क्या है, यहाँ पे जो टॉ आया है, टॉ क्या है सर, वेयर, ये तो डायग्राम है, ये आपको वहीं बनाना था जब ये डेरिवेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तब बनाना था आपको साइड में, ठीक है, कॉपी के साइड में बना लेना, डेरिवेशन के साइड में। जो टॉ है, टॉ क्या है, एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू हैव टू consecutive collisions, बात समझ में आई, दो लगातार टक्करों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन एवरेज कितना टाइम ले रहा है वो कितना है, टॉ, ये हर एक वायर के लिए, हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, मटेरियल अलग अलग होगा तो टॉ अलग अलग हो जाएगा, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तेज चल रहे होंगे तो वो कम टाइम ले रहे होंगे, किसी में धीरे धीरे चल रहे होंगे तो ज्यादा टाइम ले रहे होंगे, है ना, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि टॉ की वैल्यू क्या है ना, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम ई क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, और कैपिटल ई क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है, बात समझ में आई है ना। चलो तो यहाँ पे हम वीडी वेक्टर पे पहुंच चुके हैं सर, वीडी वेक्टर है क्या, सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज सबको जोड़ के n से डिवाइड कर दी, एवरेज वेलोसिटी कब, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, पहले तो जीरो थी, है ना, अप्लाई किया उसके बाद की एवरेज वेलोसिटी उसको बोल रहे वीडी, और वही क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ में आ गई है। चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है सर वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट करें, हरी अप। चलिए सर मिटाएं, तो सर एवरेज वेलोसिटी निकाल ली मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल चुका हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और उसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि अगर 1 नंबर का पूछा जाएगा तो आप डेफिनेशन लिखोगे, और 3 नंबर का पूछा जाएगा या 4 5 बड़े नंबर का पूछा जाएगा तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे पूरा, ठीक है। अभी के लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
ई टॉ अपॉन में एम वी। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ई टॉ अपॉन में एम वी, ठीक है। अच्छा अब देखें बच्चों, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीडी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर, माइनस ई टॉ कैपिटल ए अपॉन में एम वी। ये आ रही है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफाइन करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो क्या बोल सकते हैं सर, है ना। देखो द वेलोसिटी, the average velocity by which free electrons are moving within a conductor, किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कब, आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, is called drift velocity of electrons, is called drift velocity of electrons। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। समझ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, बोलो सर, समझ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है सर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिस एवरेज वेलोसिटी से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ गई है, पक्की बात है ना, पक्का। फॉर्मूला याद रखना है सर, भूलना नहीं है, Vd इक्वल्स टू ई टॉ ई एम ई, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है जो हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में है, जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको डिनोट करेंगे न्यू ई से, है ना। तो सबसे पहले तो मोबिलिटी वर्ड जो है इसको समझो सर। मोबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कैपेसिटी टू मूव, है ना। मूव करने की कैपेसिटी कितनी है, गति करने की कैपेसिटी कितनी है, मोशन में आने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू मूव, कि मूव करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ से वो मूव कर रहे हैं, कितनी तेज चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं सर, कैपेसिटी टू मूव। यार मान लो एक तरफ तो मैंने बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और वो थोड़े से ही खिसके, एक वायर में मैंने छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और वो बहुत ज्यादा खिसक गए, तो क्या मूव होने की कैपेसिटी किसमें थी, उस वायर में जिसमें थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड पर ज्यादा खिसक गए, है ना। ज्यादा तेज चले होंगे तभी तो ज्यादा खिसके होंगे। बात समझ में आएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोबिलिटी को डिफाइन करना है तो एक तो उनकी स्पीड होनी चाहिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, है ना। मान लो यार इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं फिक्स कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगाया इस वायर में और इस वायर में भी सेम लगाया, लेकिन इसमें तो ज्यादा स्पीड थी, इसमें कम स्पीड थी, तो मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, कैपेसिटी किसकी ज्यादा है मूव होने की, इस वायर की। बात समझ में आ रही है, इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा तो सर ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम करना है, तो सेम करना है तो सबके लिए फिक्स कर दो। फिक्स करने का मतलब यूनिटी कर दो, फिक्स करने का मतलब यूनिटी कर दो। तो डेफिनेशन क्या होती है मोबिलिटी की सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit external field, per unit external electric field is called mobility of electrons। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यूनिटी दिया हो 1 न्यूटन पर कूलम दिया हो, 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, मोबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा सर ध्यान से देखो इधर,
बी डी इक्वल्स टू होता है ई टॉप अपॉन में एम ई इंटू ई, है ना। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, है ना, मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लिख रहा, वेक्टर लिखता तो माइनस साइन और आता, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है ना, इसलिए माइनस साइन आता, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है। तो वी डी बराबर ये होता है। अच्छा बच्चों, डेफिनेशन बोलती है अगर मैं ई को 1 कर दूं, ई को मैं 1 न्यूटन पर कूलम कर दूं, तो आपका बी डी क्या बन जाता है, मोबिलिटी बन जाता है। बोलती है ना ये डेफिनेशन कि ई अगर इक्वल टू 1 कर दूं तो न्यूटन, बी डी क्या बन जाता है, म्यू ई बन जाता है ना। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये समझो कि म्यू ई है क्या, म्यू ई है आपका बी डी अपॉन में ई। देखो अगर मैं ई को 1 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ई को 1 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, बी डी, म्यू ई क्या हो जाएगा, बी डी, है ना। ई को 1 करेंगे तो यहाँ से म्यू ई क्या आएगा सर, यहाँ से एन, एक और फॉर्मूला जो म्यू ई का आता है वो क्या आता है सर, म्यू ई इक्वल्स टू ई टॉप अपॉन में एम ई। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है सर, ई टॉप अपॉन में एम ई, है ना। डिफाइन कैसे करोगे सर इसको, बोलो, मीटर पर सेकंड, यूनिट कैसे आएगी मोबिलिटी की, निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, वेलोसिटी है ना, वी डी अपॉन में ई कर रहा हूँ तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड कर रहा हूँ अपॉन में कूलम अपॉन में न्यूटन। भाई मीटर पर सेकंड अपॉन में न्यूटन पर कूलम, तो कूलम ऊपर आ जाएगा। न्यूटन को क्या लिखते हैं हम, न्यूटन को लिखते हैं सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं ना। तो किलोग्राम नहीं, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बच गया सर, कूलम सेकंड पर किलोग्राम, ठीक है। क्या बन जाएगी में कूलम सेकंड पर किलोग्राम, ये तो यूनिट बन गई मोबिलिटी की, मोबिलिटी की यूनिट है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन भी यहीं से बनेगी सर आपकी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। देखें सर जो यूनिट बन रही है वो क्या बन रही है, कूलम सेकंड पर किलोग्राम, है ना। Q इक्वल्स टू 80 होता है क्या भाई, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन में T, तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू टी होता है ना। I क्या है एम्पियर, T क्या है टाइम सेकंड, तो एम्पियर सेकंड लिख सकता हूँ कूलम को, एम्पियर सेकंड लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये एम्पियर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम। तो देखो A आ रहा है, टाइम का स्क्वायर आ रहा है और M आ रहा है, L नहीं आ रहा, तो M नीचे है तो ऊपर आएगा तो M माइनस 1, L नहीं आ रहा तो L 0, T ऊपर है तो T का स्क्वायर और A ऊपर है तो A1। ये हो गया इसका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायमेंशन। बात समझ में आई है, बोलो सर। जो भी चीजें, जो भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जहां से समझ में नहीं आया वहीं से रिवर्स करके ध्यान से सुन लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है सर। अब जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है उसे वीडियो को पॉज करके और जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी सर, कर लिया। चलिए तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं सर। आने वाली क्लास में रेजिस्टेंस तो पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा हो गया, हम पढ़ेंगे करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन होता है, क्लियर है सर। चलिए सर, बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपनी सेहत का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाई रेगुलर करते रहें, जरूरी है, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप पूछते हैं, क्लियर है सर। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।